हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। तो यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट करेंगे एंड फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी होगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है, कुछ भी बताना है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। आपकी कोई चैनल की लिंक अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट है जीन थेरेपी। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडिया ने कंडक्ट किया फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए F8 डेफिशिएंसी एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो मोर अबाउट न्यूज़। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेमेटोपोटिक स्टेम सेल के बारे में जानना। ये होती क्या है? HSCs हैव द कैपेसिटी, इनमें कैपेसिटी होती है कि ये सेल्फ रिन्यू कर सकती हैं, सेल्स खुद को, एंड में पोटेंशियल होता है कि ये डिफ्रेंशिएट करती हैं इनटू ऑल द मैच्योर ब्लड सेल टाइप्स। ओके, वेक्टर किसे बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं जो कैरियर होता है, यूज़ किया जाता है डिलीवर करने के लिए थेराप्यूटिक जीन को टू पेशेंट्स टारगेट सेल्स। देन लेंटीवायरसेस एक टर्म आया है, ये देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो मुझे इतना सही नहीं लगा, मैं एक लाइन में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ऐसे ही पूछ सकते हैं वहाँ पे। मुझे लगता है कि लेंटीवायरस जो है एक जीनस है रेट्रोवायरस का, जिसकी वजह से क्रोनिक या फिर डेडली डिसीज होती है, कैरेक्टराइज बाई लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि जब आपको डिसीज़ होगी, ओके, जब आप इन्फेक्ट हो गए और जो सिम्टम्स दिखना चालू होंगे वो काफ़ी लेट होता है। ओके, सो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये ह्यूमन एंड मैमल्स दोनों में होती है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अबाउट जीन थेरेपी। उससे पहले यहाँ पे जर्मलाइन सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स के बारे में एक बात जान लो कि चेंजेस जो होते हैं सोमैटिक सेल्स में ये पास ऑन नहीं होते चिल्ड्रंस में, जबकि ये जो जर्मलाइन सेल्स होते हैं इनमें पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, जीन थेरेपी ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ करता है जीन को टू ट्रीट, प्रिवेंट और क्योर अ डिसीज और मेडिकल डिसऑर्डर। यहाँ पे इन मोस्ट जीन थेरेपी नॉर्मल जीन जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है जीनोम में। ओके, एप्लीकेशंस यहाँ पे इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीजेस में भी इसका एप्लीकेशन है और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में भी इसका एप्लीकेशन है। इनहेरिटेड में जैसे कि आप हीमोफीलिया फिर सिकल सेल डिसीज ले सकते हो, एक्वायर्ड डिसीज में जैसे कि ल्यूकेमिया। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, जर्मलाइन जीन थेरेपी एंड सोमैटिक जीन थेरेपी। जर्मलाइन जीन थेरेपी जो है इलीगल इंडिया में। ऑफकोर्स यहाँ पे जर्मलाइन सेल जो होते हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाएगा, उनके बाद इंसर्ट किया जाएगा। एंड सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उन्हें मॉडिफाई करके इंसर्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे जीन थेरेपी के बारे में आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। सेल होती है, देख लो यहाँ पे सेल है विद नॉन फंक्शनिंग जीन। देन यहाँ पे ऐड करते हैं डीएनए को, आपको देख रहा होगा डीएनए ऐड किया है जो ही कंटेन करता है फंक्शनल वर्जन ऑफ लॉस्ट जीन, जो जीन खो गया था। उसके बाद जब इंसर्ट कर दिया तो ये जीन वेल फंक्शन करने लगी नॉर्मली पहले की तरह। ओके, सो जीन थेरेपी के मेथड्स देखें तो एक इन वीवो मेथड होता है और एक एक्स वीवो मेथड होता है। इन वीवो मेथड क्या होता है? इन वीवो मेथड जो होता है यहाँ पे न्यू जीन वो डिलीवर किया जाता है डायरेक्टली इनटू द बॉडी सेल। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी के सेल में न्यू जीन को डिलीवर किया जाता है, जबकि एक्स वीवो मेथड जो होता है यहाँ पे सेल्स को पहले बॉडी से रिमूव किया जाता है, उन्हें मॉडिफाई किया जाता है लैब में और उसके बाद रिटर्न किया जाता है बॉडी में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप कंफ्यूज मत करो, सिंपल से आपको बता दिया। देन अबाउट हीमोफीलिया, ये एक इनहेरिटेड लाइफ लॉन्ग सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि प्रीडोमिनेटली मेल्स में होता है। मोस्ट कॉमन टाइप से आपको पता चल रहा है कि क्या है ये। ओके, हीमोफीलिया ए, जिसे क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं, ये क्यों होता है? ड्यू टू अ लैक और डिक्रीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका लैक होता है फिर डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से होता है। और हीमोफीलिया में भी बी में भी यही होता है, बस फैक्टर यहाँ पे 9 हो जाता है। ओके, वो ध्यान मत दो, बस मेन हीमोफीलिया आपको पता चल गया, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। ये इनहेरिट होती है थ्रू एक्स क्रोमोसोम, इस वजह से मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है। ओके, मेल्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, फीमेल्स में रेयर केसेस में होता है, बट ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट में कि इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया फ्रॉम कैरियर मदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसने अनाउंस किया है कंप्लीशन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का। सो ये खुद में ही न्यूज़ हो सकता है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इंडिया ने कंप्लीट कर लिया। ओके, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो लॉन्च किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 2020। इंडिया ने अनाउंस किया था इसका फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन जीनोम 2009 में। 10,000 जेनेटिक सैंपल्स यहाँ पे लिए गए थे अक्रॉस डाइवर्स पॉपुलेशन। ह्यूमन जीनोम रेफरेंस सीक्वेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक एक्सेप्टेड रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस की, जो कि बना हुआ था ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पीपल्स डीएनए। मिशन के बारे में बात करें तो 20 नेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे
कंप्राइज करता था, लेड बाई सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद, यहाँ पे इसके डेटा सेट जनरेट हुए, स्टोर किया जा रहा था। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये द फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट था जो कि डिटरमाइन करता था इंटायर ह्यूमन जीनोम DNA सीक्वेंस, इसी से इंस्पायर्ड था इंडिया वाला। ओके, सो HGP लॉन्च हुआ था 1990 में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में, और इसने 92% टोटल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस अप्रॉक्स कवर किया था। ओके, ये लीड किया था भाई इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम, जहाँ पे इन्वॉल्व थे साइंटिस्ट अक्रॉस 20 इंस्टीट्यूशन से, और कंट्रीज़ कौन सी थी अक्रॉस 6 कंट्रीज़, और कंट्रीज़ कौन सी थी फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना एंड द UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया नहीं था यहाँ पे, ध्यान रखो। ओके, देन यहाँ पे अदर इनिशिएटिव्स हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के, इंडिजन प्रोग्राम है, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग है थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स का रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया, एंड फंड कौन करता है, CSIR करता है। IT एंड कंप्यूटर में यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिया AI मिशन। सो यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है 10,300 करोड़ का इंडिया AI मिशन, जिससे कि स्ट्रेंथन किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इकोसिस्टम को। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए काफ़ी आपको हाईलाइटेड पार्ट मिलेगा। एम क्या है इस इंडिया AI मिशन का, इस्टेब्लिश करता है एक इकोसिस्टम AI इनोवेशन के लिए थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मस्ट याद रखो। डिप्लॉय करता है ओवर 10,000 GPUs ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में क्या होता है ये पता होना चाहिए, फॉर एडवांस्ड AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये ड्राइव करता है रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव एंड इंडियाज़ AI इकोसिस्टम की इंक्लूसिव होना चाहिए मेनली। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, मस्ट पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक के अंडर नहीं आता है। ओके, किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5 ईयर्स के लिए फंडिंग होगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की कौन सी होगी, इंडिया AI होगी, जो कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। देन की कंपोनेंट्स कौन से हैं ये आपको जानने की इतनी नीड नहीं है। LLMs के बारे में यहाँ पे जान लो। LLMs क्या होते हैं, ये एक एडवांस टाइप ऑफ AI मॉडल है, लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल। ओके, ये एक एडवांस टाइप ऑफ AI मॉडल है जो कि प्रोसेस कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा मॉडलिटीज़ लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा। और जो LLMs हैं ये मोर एडवांस वर्जन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, दैट इज LLMs जो पहले आते थे उनका। ओके, देन यहाँ पे पिलर्स ऑफ AI एंड रिलेटेड स्कीम्स की बात करें तो AI इन गवर्नेंस भाषिनी मस्ट है, आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया मतलब कि ये AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। ओके, डिजिटल इंडिया, इंडिया स्टैक एंड AI है, वो आपको पता है। AI कंप्यूटर एंड सिस्टम की बात करें तो एरावत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर है जो कि इंस्टॉल है CDAC पुणे में। ओके, एरावत क्या है, इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर है, इंस्टॉल है CDAC पुणे में, मस्ट पता होना चाहिए। डेटा फॉर AI में देखें तो इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया डेटा प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये प्रोवाइड करता है एक्सेस नॉन पर्सनल डेटा सेट्स का फॉर स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स। देन स्किलिंग इन AI इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ये क्या है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है NASSCOM एंड MITI का फॉर AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। देन रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, ये प्रोग्राम है फॉर गवर्नमेंट मेकिंग स्कूल स्टूडेंट्स AI रेडी, जो गवर्नमेंट AI रेडी बनाना चाहता है स्कूल स्टूडेंट्स को। ओके, देन AI एथिक्स एंड गवर्नेंस में रेज है, मस्ट है पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। देन रिलेटेड डेवलपमेंट्स में हनुमान, ये एक भारत GPT है। ओके, जैसे चैट GPT वैसे भारत GPT, ये ग्रुप है जो कि लेड है बाई IIT बॉम्बे टू लॉन्च हनुमान, जो कि एक चैट GPT लाइक सर्विस होगी। ओके, हनुमान है वो। सो हनुमान एक सीरीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है जो कि रिस्पॉन्ड करेगा इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तमिल एंड मराठी। डेविन ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हनुमान चाहे आप एक बार के लिए भूल जाओ बट डेविन मत भूलना। ओके, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। ये एक US बेस्ड AI है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये बिल्ड एंड डिप्लॉय करता है ऐप्स को एंड टू एंड एंड ऑल्सो ट्रेन कर सकता है एंड फाइन ट्यून कर सकता है इट्स ओन AI मॉडल्स। यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट आ गया है, इन्होंने रिसेंटली इनैक्ट किया है। ओके, इसका एम है इंश्योर करना कि राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI गवर्नेंस अलायंस AIGA, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो AI गवर्नेंस अलायंस है AIGA, वो ग्लोबल एफर्ट्स के लिए बताता है फॉर इंक्लूसिव एक्सेस, जैसे कि एक इंक्लूसिव एक्सेस हो सके एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी को। ओके, सो AIGA लॉन्च हुआ था 2023 में। इसका एम है एक्सेलरेट करना डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स गाइडलाइंस एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर जनरेटिव AI। देन इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर AI है।
ये यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन ऑन द प्रमोशन ऑफ सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। देन ये ब्रिज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एंड अदर डिजिटल डिवाइड्स को, एंड ये सपोर्ट करता है रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस अप्रोचेज। ये सब भूल जाओगे फिर भी फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे डेविन एंड हनुमान इंपॉर्टेंट थे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज तेलंगाना ने साइन किया एग्रीमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कि वो सेटअप करेंगे सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन C4IR, सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैदराबाद। ओके, न्यूज़ में और ज़्यादा क्या था, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो C4IR इनिशिएटिव है, ये एम्ड एट हार्नेसिंग पोटेंशियल, हार्नेस करता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का फॉर इक्विटेबल एंड ह्यूमन सेंटर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। किसका? इंडस्ट्रीज़ का, इकोनॉमीज़ का एंड सोसाइटीज़ का। ये लॉन्च होगा इन बायो एशिया 2025। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इन मैन्युफैक्चरिंग थ्रू AI, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। ये ऑल्सो यूज़ करता है, ऑल्सो यूज टू रेफर टू द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट फैक्ट्रीज़ का, वो भी इसी के अंडर आता है, जो कि कनेक्ट करता है साइबर फिजिकल सिस्टम्स को, कनेक्टेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स मर्जिंग फिजिकल एंड डिजिटल एस्पेक्ट्स। देन स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज में मैकेनाइजेशन हुआ था, सेकेंड स्टेज में मास प्रोडक्शन हुआ था, थर्ड स्टेज में 1969 में जो की आई कंप्यूटर इंटीग्रेशन हुआ, एंड फोर्थ स्टेज जो है इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? इंप्रूव करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी, पोटेंशियल होगा इंडिया के लिए कि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, क्रिएशन होगा स्किल्ड वर्क फोर्स का, स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स। देन की इनिशिएटिव्स क्या हैं 4IR के? सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो कि एक कोलैबोरेशन है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड महाराष्ट्र का, कोऑर्डिनेटेड बाय नीति आयोग। देन एजुकेशन 4.0 है, यूनिसेफ ने लॉन्च किया, फर्स्ट कैंसर केयर इन मेघालय, एंड समर्थ है, दैट इज स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, उद्योग भारत 4.0। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंड टू इंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इन फर्स्ट फॉर इंडिया जो CDOT है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स एंड PRL जो है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया इंटीग्रेशन CDOT के इंडिजिनस फाइबर बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का, कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का विद PRL's फ्री स्पेस QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये है क्या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन? ये टर्म सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये एक टेक्निक है क्वांटम कम्युनिकेशंस की, जो कि इनेबल करता है फ्यूचर प्रूफ सिक्योरिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का, और ये यूज़ करता है क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। फ्यूचर प्रूफ है एंड क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वॉल्विंग कंपोनेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये इनेबल करता है दो पार्टीज़ को कि वो प्रोड्यूस करें एक शेयर्ड रैंडम सीक्रेट की, जो कि सिर्फ उन्हें ही पता होगा, और इसे यूज़ किया गया टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेजेस। ओके, कोई भी इंटरवेंशन या टैपलिंग जो होगी वो यहाँ पकड़ ली जाएगी, एंड ये डिप्लॉय किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, फ्री स्पेस एज वेल एज सैटेलाइट, टू एस्टैब्लिश सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क। देन यहाँ पे इनिशिएटिव दिए गए हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के इंडिया में वो दिए हुए हैं, नाम पढ़ लो बस, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस NMQTA, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट, क्वांटम फ्रंटियर मिशन फॉर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTAG, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स NMICPS। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्लानिंग कर रही है कि वो पायलट टेस्ट करेगी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। टोल कलेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे सैटेलाइट की मदद से, बस इतना है इसका मतलब। ओके, सो सिस्टम ऑन नेशनल हाईवेज। ओके, मोर अबाउट न्यूज़, ये ऐड करेगा ये फास्टैग की फैसिलिटी जो इसके साथ ऐड हो जाएगा। ओके, GNSS बेस्ड टोल कलेक्शन क्या है? ये यूज़ करेगा सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग को, जो कि ट्रैक करेगा पोजीशन ऑफ द व्हीकल को एंड कलेक्ट करेगा टोल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस क्या ट्रैवल की गई है। ओके, सो आप समझ सकते हो, सही है ये। ऑनलाइन बोर्ड यूनिट यहाँ पे होगी जो कि व्हीकल रूट वगैरह देखेगी एंड टोल कैलकुलेट करेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट कोई यहाँ पे फिजिकल चीज़, वहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड नहीं होगी। देन यहाँ पे ANPR कैमराज होंगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, मतलब समझ गए होंगे क्या है ये, बताने की नीड नहीं। बेनिफिट्स क्या होंगे? डिक्रीज करेगा जो रोड साइड टोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रिड्यूस करेगा कंजेशन, इन्हांस करेगा टोल कलेक्शन इफेक्टिवनेस एक्सेट्रा। चैलेंजेस क्या हैं? इनएक्यूरेट रीडिंग्स अगर होती हैं, सिग्नल इंटरफेरेंस की वजह से प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं, ओल्डर व्हीकल्स को भी इक्विप करना पड़ेगा इससे। ओके, GNSS बेस्ड टोल सिस्टम जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है इन कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड सिंगापुर। इंडिया का खुद का भी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि गगन GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन एंड नाविक।
नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। पैरामीटर्स क्या हैं जो कि बिटवीन डिफरेंस क्या है बिटवीन फास्टैग एंड सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन, आप समझ गए होंगे मतलब क्या है, बट फिर भी देख लेते हैं। फास्टैग में RFID का यूज़ होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। GNSS में ANPR का यूज़ होगा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर का। देन फास्टैग्स में विंड स्क्रीन पे वो फास्टैग लगा हुआ होता है, बट यहाँ पे ऑनलाइन बोर्ड यूनिट होगी विद GNSS कनेक्टिविटी। ओके, फिक्स्ड टैक्सेस और फिक्स्ड रेट्स होते हैं फास्टैग्स के, एंड व्हीकल मूवमेंट के बेसिस पे GNSS में टोल कलेक्शन होगा। देन फिजिकल टोल बूथ्स भी होते हैं फास्टैग्स के लिए, बट ये रिक्वायर नहीं होंगे GNSS बेस्ड टोल कलेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी UPI टैप एंड पे फैसिलिटी जो है ये यूटिलाइज करती है NFC टेक्नोलॉजी का, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, टू कैप्चर डिटेल्स अबाउट अ पेज UPI ID विदाउट द नीड फॉर अ QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे बोलते हैं। NFC क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स का यूज़ करता है, जिससे कि 2 कंपैटिबल डिवाइसेस शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट रेंज में 4 to 5 सेंटीमीटर्स में। RFID एंड ब्लूटूथ जो होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं और इनकी रीच जो होती है हायर होती है। RFID कम्युनिकेशंस की रीच अगर देखोगे आप तो इनकी लगभग 100 मीटर्स होती हैं, ब्लूटूथ की 10 से 100 मीटर होती है। ओके, देन वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे मेनली ये है कि टैग पैसिव होता है, वो तो आप समझिए वर्किंग कैसे होगी। ओके, टैग यहाँ पे पैसिव होता है, मीन्स ओनली इन्फॉर्मेशन ही सेंड कर सकता है, जबकि अदर डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन जो होती हैं एक्टिव होती हैं, केपेबल ऑफ बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। बेनिफिट्स क्या है NFC के, ये इनेबल करता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, यूज करता है इंक्रिप्शन को, जिससे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रहती है ट्रांजैक्शंस की, फास्टर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, एंड हेल्प करता है हॉस्पिटल्स को टू ट्रैक पेशेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सबमरीन केबल सिस्टम दैट इज SMC को। ये न्यूज़ में कहता है कि एक इंसिडेंट हुआ रेड सी में एंड दैट रिजल्ट इन डैमेज टू 3 सबमरीन केबल्स जो थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप 1, यूरोप इंडिया गेटवे, टाटा ग्लोबल नेटवर्क। ओके, SMCs की बात करें सबमरीन केबल्स की, ओके, सबमरीन केबल सिस्टम की, तो फिर ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होते हैं जो कि ओशन फ्लोर पे ले डाउन किए जाते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं कंट्रीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, ये 99% ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक को कैरी करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर रखा है। ओके, इसकी कनेक्टिविटी अगर इंडिया में देखें तो इंडिया के पास 17 इंटरनेशनल SMCs हैं, मुंबई एंड चेन्नई में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। इंडिया के पास डोमेस्टिक सबमरीन केबल्स भी हैं, जैसे कि चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड केबल एंड कोची लक्षद्वीप आइलैंड केबल सिस्टम। रेगुलेशन इसका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है, जो कि इशू करता है इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंसेज। इसके बारे में जानना आपको जरूरी नहीं है, बस ये लाइसेंस इशू करता है इतना पता है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये बने हुए थे ग्लास या फिर प्लास्टिक के, जो कि यूज़ करता है दैट आर यूज, जो कि यूज़ कहते हैं टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एज लाइट पल्सेस। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ओके, रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, बट एंगल उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक्चुअली रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी में। ओके, तो उसे बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आप देख सकते हो अच्छे से गूगल से, मैंने जितना एक्सप्लेन किया उतना सफिशिएंट है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से समझ जाओगे, अदरवाइज इजी नहीं होगा। सो ये इनेबल करता है ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा रैपिडली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंक के बारे में। ये न्यूज़ में क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ई इंक डिस्प्ले, जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेटिक बोलते हैं, ध्यान रखो। ओके, इलेक्ट्रोफोरेटिक किसे बोलते हैं, ये एक टाइप का ई पेपर डिस्प्ले होता है, जो कि मिमिक करता है अपीयरेंस रियल पेपर का, आपको लगेगा रियल पेपर है। ओके, और ये सेम इंक का यूज़ करता है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ओके, उसी को मिमिक कर देता है, कॉपी कर देता है, समझ लो। ओरिजिनली अवेलेबल होता है मोनोक्रोम में। कलर इंक डिस्प्ले इंट्रोड्यूस हुआ था, कलर ई इंक इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में। ओके, ये यूज़ करता है माइक्रो कैप्सूल्स का, जो कि फिल होता है विद पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज वाइट एंड ब्लैक पार्टिकल्स। पॉजिटिवली और निगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं वो टेक्स्ट एंड इमेजेस को डिस्प्ले पे क्रिएट करते हैं। ये MIT ने डेवलप किया था 1990s में और अभी ओन किया था बाय इंक कॉर्पोरेशन। एप्लीकेशन का सेल फोन, डिजिटल साइंस, ई रीडर्स में है लाइक अमेजॉन किंडल। एडवांटेजेस क्या है, आई कंफर्ट रहेगा, आउटडोर विजिबिलिटी रहेगी, लॉन्ग बैटरी लाइफ रहेगी। लिमिटेशन क्या है, रिफ्रेश रेट कम है, एक्सपेंसिव है, नीस स्पेसिफिक है, कलर लिमिटेशन है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने अनवेल किया है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव।
इसके बारे में जानते हैं। ये एम करता है कंबाइन करने पे प्रोग्रेस ऑफ डिजिटल ट्विन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G 6G एंड नेक्स्ट जेन कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी। इसको डिजिटल ट्विन क्या है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। डिजिटल ट्विन एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्रोसेस जो कि कंटेक्चुअलाइज होता है इन अ डिजिटल वर्जन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। ये हेल्प करता है इन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेट रियल सिचुएशंस को सिमुलेट किया जा सकता है एंड उनके आउटकम्स को। एंड ये यूज़ करता है रियल टाइम डेटा का फ्रॉम सेंसर्स। देन गूगल मैप जो है ये एक डिजिटल ट्विन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है। सिग्निफिकेंस क्या है, रिमोट मॉनिटरिंग की जा सकती है, बेटर प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट हो सकती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में एंड अर्बन प्लानिंग में एड कर सकता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, दैट इज एक्सपोसैट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले देखते हैं एक्सपोसैट न्यूज़ में क्यों था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना है इसके बारे में, क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, या फिर मेंस में आगे पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो न्यूज़ में क्यों था कि इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, जिसे बोलते हैं बाई PSLV। ओके, PSLV C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और न्यूज़ में क्या था, PSLV C58 जो है इसकी ये 60th फ्लाइट थी इसरो के PSLV की। ओके, देन PSLV एक 4 स्टेज रॉकेट है, और याद रखो पहला स्टेज हमेशा इन सब में लगभग सॉलिड ही होता है। ओके, सॉलिड फ्यूल वाला। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा अल्टरनेट पे होता है, फर्स्ट एंड थर्ड सॉलिड हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ लिक्विड हो जाएगा। ओके, सो ये देख सकते लिखा हुआ है। PSLV के पास मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी एंड मल्टीपल ऑर्बिट कैपेबिलिटी होती है। देन यहाँ पे क्या हुआ है, आफ्टर प्लेसिंग एक्सपोसैट, जब इसे 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे इन्होंने प्लेस कर दिया, उसके बाद फोर्थ स्टेज जो थी PSLV की वो लोअर एल्टीट्यूड में लाई गई, और वहाँ पे POEM-3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जिसे बोलते हैं PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 एक्सपेरिमेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सिक्यूट किया गया था टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 जो आइडेंटिफाइड पेलोड्स थे, सप्लाई किए थे इसरो एंड इन स्पेस ने। कौन से पेलोड्स थे, ये POEM-3 पे थे। ओके, ध्यान रखो, ये एक्सपोसैट के नहीं है। पेलोड्स इंक्लूडेड रुद्रा, ARK-200, ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर, डस्ट एक्सपेरिमेंट एट्सेट्रा। देन PSLV के बारे में जान लेते हैं, POEM के बारे में, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के बारे में। जो यहाँ पे फोर्थ स्टेज होती है PSLV की, वो यूज़ की जाती है। ओके, ध्यान रखो, एज अ 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट, जिससे कि शॉर्ट ड्यूरेशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया जा सकें। यहाँ पे इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं फॉर 4 to 6 मंथ्स। याद रखो, ऐसा नहीं 5-6 दिन के लिए, 4 से 6 महीने के लिए, फॉर स्मॉल साइंटिफिक पेलोड्स। ओके, एडवांटेज क्या है इसका, इस प्लेटफॉर्म का, दैट द स्टेज हैज़ स्टैंडर्ड इंटरफेस एंड पैकेजेस होते हैं इस पर फॉर पावर जनरेशन, टेलीमेट्री, टेली कमांड, स्टेबलाइजेशन, ऑर्बिट कीपिंग एंड ऑर्बिट मैन्यूवरिंग। POEM-3 नाम क्यों दिया गया है, POEM-1 POEM-2 पहले ही जा चुके हैं 2022 और 2023 में रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पे पोलराइजेशन एंड एक्सरे पोलैरीमेट्री जान लेते हैं पहले। नॉर्मल लाइट आप जानते हो बल्ब से निकली, वो नॉर्मल होती है अनपोलराइज लाइट, बट उसी को एक सिंगल फेज में हमने कर दिया किसी भी तरीके से, तो क्या हो गया, पोलराइज लाइट वेव्स हो गई। और जिस तरीके से हमने किया उसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलेंगे। ओके, जैसे हमने अनपोलराइज को पोलराइज कर दिया। कैसे अचीव कर सकते हैं, थ्रू स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, या फिर पोलरॉइड या फिर पोलराइजिंग फिल्टर का यूज़ करके हम कर सकते हैं ऐसा। और जो स्टडी करते हैं फिर मेजर करते हैं पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज को, तो उसे ही हम एक्सरे पोलैरीमेट्री बोलते हैं। वेरी सिंपल। एक्सरे जो होते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हाई एनर्जी मीन्स लोअर वेवलेंथ होगी। ओके, सो यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ द पोलराइजेशन, डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन, ये सब स्टडी कर सकते हैं। एक्सपोसैट के बारे में जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, बल्ब से निकली लाइट अनपोलराइज थी, देन पोलराइजिंग फिल्टर में गई, पोलराइज हो गई। ओके, एक ही फेज में आ गए सारे, आप देख सकते हो यहाँ पे अनपोलराइज किसी भी फेज में है। एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट है इसरो की, जो कि मेजर करेगी एक्सरे एमिशन को फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड सैटेलाइट है वर्ल्ड की, जो कि एक्सरे पोलराइजेशन स्टडी करेगी, और फर्स्ट नासा ने भेजी थी, इसका नाम था IXPE, इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमेट्री एक्सप्लोरर। ओके, एक्सपोसैट पे पेलोड्स कौन से हैं, 2 ही हैं, पोलिक्स और एक्सपेक्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलिक्स क्या है, नाम से ही ध्यान रखो, पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, ये मेजर करेगा पोलराइजेशन इन एक्सरेज इन द एनर्जी बैंड ऑफ 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी बैंड होता है ना एक्सरे का, वो आपको पता होना चाहिए इस बार। ओके, सो ये 8 to 30 वाला तो ध्यान ही रखो। एक्सपेक्ट
एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ये प्रोवाइड करेगा फास्ट टाइमिंग एंड गुड स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेजोल्यूशन इन सॉफ्ट एक्सरेज। ओके, यहाँ पे कैरी आउट करेंगे लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल स्टडीज़ एंड कॉस्मिक एक्सरेज, किसकी, पल्सर्स की, ब्लैक होल्स, बाइनरीज की, मैग्नेटर्स की एट्सेट्रा। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये स्टडी है इंटरेक्शन की बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द मैटर। सिग्निफिकेंस क्या है मिशन का, ये अंडरस्टैंड करेगा नेचर ऑफ रेडिएशन, एडवांस डेटा कलेक्शन होगा। अदर में देखें तो केमिकल कॉम्पोजिशन जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ के, लाइक पल्सर्स, मैग्नेटर्स एट्सेट्रा, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी यूनिवर्स की एट्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वाई इन न्यूज़। सो रशिया जो है उसने एक्सटेंड किया क्रॉस फ्लाइट प्रोग्राम विद नासा, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एस्ट्रोनॉट्स को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंटिल 2025। ये क्यों किया गया, टू मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ द ISS ऑपरेशन। क्रॉस फ्लाइट होता क्या है ये जान लो बस, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, बाकी ISS के बारे में जानो। ओके, क्रॉस फ्लाइट्स इन्वॉल्व करते हैं सेंडिंग वन रशियन कॉस्मोनॉट, एक रशियन कॉस्मोनॉट को एज पार्ट ऑफ एन अमेरिकन क्रू भेजा जाएगा स्पेस स्टेशन में, एंड वाइस वर्सा, मीन्स अमेरिकन वाले को रशियन वाले पे भेज देंगे, ऐसे बोल रहे हैं लोग। ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो हैबिटेबल आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ध्यान रखो 370 से 460 किलोमीटर, मीन्स थर्मोस्फीयर में है मेनली। ओके, की पार्टनर्स कौन से हैं ISS के, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स है रिप्रेजेंटेड बाय नासा, जाक्सा रिप्रेजेंट करता है जापान को, कनाडा को कैनेडियन स्पेस एजेंसी, रशिया को रॉसकॉस्मोस रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। देन फर्स्ट कंपोनेंट 1998 में लॉन्च हुआ था और हमेशा ये लॉन्च होते ही रहते हैं, रिसेंटली 2021 में किया गया था और ये ऑपरेशनल रहेगा अंटिल एटलीस्ट 2030। ओके, ये स्पेस में पीस बाय पीस ले जाया गया था एंड ग्रेजुअली बिल्ड किया गया था ऑर्बिट में, और असेंबली में इसके 40 मिशंस लगे थे इसे असेंबल करने में। ओके, देन सिग्निफिकेंस क्या है, ये मीनिंगफुल स्टडीज़ कंडक्ट करता है ऑन टॉपिक्स सच एज डीएनए सीक्वेंसिंग, रोबोटिक्स, सैटेलाइट्स इन माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। ओके, ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहाँ पे स्टडी किया था कि कैसे एस्ट्रोनॉट को सेफ एंड हेल्दी रखा जा सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस पे। अदर क्या है, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड विद ह्यूमन हेल्थ, बूस्टिंग लो अर्थ ऑर्बिट इकोनॉमी एट्सेट्रा। अदर स्पेस स्टेशन में रशिया का सैल्यूट 1 है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड का स्पेस स्टेशन था 1971 में। फिर रशिया ने बाकी भी सैल्यूट 2 से सैल्यूट 7 एंड मीर को भी भेजा। तिएंगॉन नाम याद रखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पूछ लें कौन सा स्पेस स्टेशन किसका है। ओके, तो मीर रशिया का है, सैल्यूट रशिया का है, तिएंगॉन्ग 1 आप समझ सकते हो किसका है, चाइना का है। तिएंगॉन्ग 2 को 2016 में भेजा गया था एंड तिएंगॉन्ग जो है ये अभी भी 2021 में जो लॉन्च हुआ था अभी भी फुली ऑपरेशन है 2022 से। ओके, यूएसए का स्काई लैब पहला था यूएसए के साइड से। ओके, 1973 में भेजा था, बट वर्ल्ड का पहला सैल्यूट 1 था। ओके, फ्यूचर मिशन में नासा का आर्टेमिस बेस कैंप है मून की सरफेस पे जो कि जाएगा एंड गेटवे रहेगा इन लूनर ऑर्बिट, एंड इंडिया का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। देन यहाँ पे की फैक्ट्स अबाउट ISS देखते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ईजी अच्छा रहेगा। 5 माइल्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ओके, एवरी 90 मिनट्स अर्थ को राउंड लगा लेता है, ऑर्बिट कर देता है। 400 टन का है लगभग, और ये एक लगभग फुटबॉल पिच जितना बड़ा है उतना एरिया कवर करता है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी है ऑर्बिट में, मस्ट है याद रखो। देन हैज़ बिन कॉन्टीन्यूसली इनहेबिटेड फॉर मोर देन 20 ईयर्स, से लगातार इस पर कोई ना कोई रह रहा है, और ऑर्बिटल इंक्लिनेशन 51.6 डिग्री है। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, दैट इज SKAO प्रोजेक्ट, वाई इन न्यूज़, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है यहाँ पे 1250 करोड़ फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन SKAO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। ओके, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है रेडियो एस्ट्रोनॉमी को, हेडक्वार्टर्ड इन यूनाइटेड किंगडम। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे, ऑपरेट टू टेलीस्कोप्स ऑपरेट होते हैं 3 साइट्स के अक्रॉस। ओके, रेडियो क्वाइट साइट्स पे ऑपरेट होते हैं ये दोनों टेलीस्कोप, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। रेडियो क्वाइट जोन्स किसे बोलते हैं, मस्ट है ये याद रखो। ये वो रीजन्स होते हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में होते हैं, यहाँ पे ग्राउंड बेस्ड रेडियो ट्रांसमिशन लिमिटेड या प्रोहिबिटेड है, हैव प्रोटेक्टेड रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन द पास्ट। ओके, ये ऑपरेट करेंगे एक लार्ज यूनिट की तरह ऑपरेट करते हैं, सॉरी, एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशन होंगे 2029 में। ओके, 2029 में ऑपरेशनल हो जाएंगे। और बर्थ ऑफ यूनिवर्स वगैरह इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बर्थ ऑफ यूनिवर्स जाना, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना। ग्रेविटेशनल वेव एक इनविजिबल रिपल है स्पेस में, याद रखो। देन इंडिया ने ज्वाइन किया था SKAO को 2012 में एक एसोसिएट मेंबर की तरह। 2022 में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी पुणे एंड SKAO ने साइन किया कॉपरेशन एग्रीमेंट। जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT जो है ये प्ले कर रहा है रोल SKAO में।
देन सिग्निफिकेंस क्या इंडिया के लिए, बेस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा इंडिया को, एंड देन अदर चीज़ों में भी हेल्प करेगा, वो ध्यान रखो, यहाँ पे पढ़ सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, नीड नहीं है। पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लेक्स 02, ये न्यूज़ में क्यों था, यहाँ पे क्या है कि इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल लेक्स 2, RLV लेक्स 2 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। RLV लेक्स 2 ये सेकेंड ऑफ द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि इसरो ने कंडक्ट किया है अंडर द RLVTD प्रोग्राम। मस्ट है, इसके बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ एक लाइन में, ओके, ज़्यादा नहीं। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो RLV लेक्स 2 है, इसने रीवैलिडेट किया है इंडिजियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ को। इसमें जो विंग्ड बॉडी एंड ऑल फ्लाइट सिस्टम्स जो होते हैं वो रीयूज़ किए गए थे RLV लेक्स 1 में, ओके। देन RLVTD प्रोग्राम जो है एम करता है डेवलप करने पे इसेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को फॉर अ फुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टू इनेबल लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, यही इसका बेनिफिट है, ओके। सो ये लो अर्थ ऑर्बिट्स के लिए होगा, एंड नासा यूज़ कर रहा है RLV को फॉर लॉन्ग टाइम, एंड प्राइवेट एजेंसीज जैसे कि SpaceX वगैरह भी डेमोस्ट्रेट करते हैं इसे। एडवांटेज मैंने बता दिया, बेनिफिट। चैलेंजेस में आप जान लो कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स जैसे स्पेशल अलॉयज, कंपोजिट्स एंड इंसुलेशन मटेरियल्स, ये काफ़ी इसमें कॉम्प्लेक्स है एंड हाईली स्किल्ड मैन पावर की नीड है, ओके। सो GSAT 20 पे चलते हैं, ये न्यूज़ में क्यों था। सो यहाँ पे न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूज़ करेगा SpaceX के फैल्कॉन 9 रॉकेट को लॉन्च करने के लिए GSAT 20 को 2024 में, ओके। ये पहली बार है जब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है NSIL वो लॉन्च करेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट को SpaceX के रॉकेट पे, ओके। GSAT 20 को रीनेम किया गया है GSAT N2 के GSAT N2 नाम रख दिया गया है अभी। ये एक हाई थ्रूपुट का बैंड सैटेलाइट होगी जो कि फुली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई एंड फंडेड बाई होगी NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, अभी पढ़ेंगे। इसका वेट जो है 4700 किलोग्राम है, इसका वेट मस्ट है, याद रखो। वाई, बिकॉज LVM-3 जो सबसे ज़्यादा कैरी कर सकता है वेट इसरो का रॉकेट, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 4000 किलोग्राम है और इसकी 4700 है, ओके। इसी वजह से इसे फैल्कॉन 9 रॉकेट पे भेजा जाएगा उसके ज़रिए। सो इसलिए आप इसका वेट याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डिमांड ड्रिवन सेटेलाइट लॉन्च है जो कि इनेबल किया जाएगा बाई NSIL। प्रीवियसली इसने फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सेटेलाइट लॉन्च जो किया था GSAT 24 का विद टाटा प्ले। यहाँ पे टाटा प्ले जो था उसने परचेज़ किया था इसकी कैपेसिटी को फॉर डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग। NSIL के बारे में, मीन्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेट किया गया 2019 में एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ओके। देन कॉमर्शियल आर्म है इसरो की। मैंडेट क्या है, ओन करता है सेटेलाइट को फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, लॉन्च सर्विसेज फॉर सेटेलाइट। सेटेलाइट बिल्डिंग होती है यहाँ पे थ्रू इंडियन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं इनसैट 3DS वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, वाई इन द न्यूज़। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च किया उसने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फंडेड इनसैट 3DS वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट को। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो, ओके। सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। जगह पता होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश में है। इनसैट 3DS सैटेलाइट ये थर्ड जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है और ये एक फॉलो ऑन मिशन है। इनसैट 3D एंड इनसैट 3DR पहले ही जा चुके हैं। ये मेट्रोलॉजिकल का मतलब है फोरकास्टिंग, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं उनका वो है, ओके। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट्स कौन से वो ऑर्बिट में लॉन्च की जाती हैं, तो आप बता सकते हो जियो स्टेशनरी, ओके। देन ऑनबोर्ड पेलोड्स यहाँ पे इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर एंड SA एंड SR ट्रांसपॉन्डर है। नीड नहीं है याद रखने की, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑफकोर्स मेट्रोलॉजिकल है तो ओशियनिक ऑब्जर्वेशन, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स एट्सेट्रा ये देखेंगे, इनका ऑब्जेक्टिव होगा जानना उसके बारे में, ओके। ये ट्रांसफर ऑर्बिट अभी दिखाऊंगा आपको। GSLV F-14 के बारे में जानते हैं। 16th फ्लाइट है GSLV की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, एंड 10th फ्लाइट है जिसमें इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज का यूज़ किया गया है। इसके बारे में भी ध्यान रखो। GSLV एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसका लिफ्ट ऑफ मास 420 टन है, ओके, मीन्स 4200 kg। देन फर्स्ट स्टेज अगेन सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर, मैंने बताया था फर्स्ट स्टेज सॉलिड ही रहती है लगभग, ओके। सेकेंड स्टेज ये अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट पे चलती है, एंड जो थर्ड है वो क्रायोजेनिक स्टेज है, ओके। ये किस लिए यूज़ किया जाएगा, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ सोर्सेज सर्वेज एंड अदर प्रोप्राइटरी मिशंस के लिए GSLV का यूज़ किया जाता है, ओके। देन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है
और जो एप्सिस एल्टीट्यूड होता है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड होता है अर्थ से, ओके, वो 37,000 किलोमीटर होता है। देन जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट जो होती है, वहाँ से धीमे धीमे बढ़ाते रहते हैं मिनिमम एल्टीट्यूड, और फिर ये ऑर्बिट करा देते हैं, जिससे कि दिखता है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुँच गया, फिर आपको पता नहीं चलेगा, और ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ओके। एंड दिस मेक सैटेलाइट इन जियो GEO अपीयर टू बी स्टेशनरी ओवर अ फिक्स स्टेशन, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मैक्सिमम एल्टीट्यूड अच्छा रखा 37,000 किलोमीटर जो कि नीडेड था, मिनिमम एल्टीट्यूड यहाँ पे देखो बढ़ाते जाते हैं, उसके बाद इसे भेज देते हैं कहाँ पे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज देते हैं, तो पूरा का पूरा जो होता है सर्कुलर हो जाता है, ओके। तो आपको नहीं पता चलता, बट स्टार्ट जो होता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट बोलते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे स्पेस मिशंस इन न्यूज़ थे, वो देखेंगे, और फर्स्ट यहाँ पे कार्टोसैट 2। सो यहाँ पे इसरो ने कंफर्म किया सक्सेसफुल डी ऑर्बिटिंग एंड एटमॉस्फेरिक री एंट्री ऑफ कार्टोसैट 2 एट एंड्स ऑफ इट्स लाइफ। सो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना, कार्टोसैट नहीं, डी ऑर्बिटिंग के बारे में, ओके। कार्टोसैट लॉन्च हुआ 2007 में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में गया था, और ये ऑर्बिट क्या होती है, सिंक्रोनाइज होती है सन के साथ, ओके। मतलब जो सेम फिक्स पोजीशन होती है रिलेटिव टू द सन। इसकी वजह से क्या होता है ना, कि जो सनलाइट आ रही होती है सन से, और ये पर्टिकुलर जगह पे अर्थ पे जहाँ पे फोकस करता है, तो वहाँ पे सनलाइट वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते ज़्यादा, तो अच्छे से इमेजिंग हो पाती है। ये इसका मेन रीज़न है कि क्यों सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, ओके। डी ऑर्बिटिंग के बारे में बात करें तो पेरिजी को यहाँ पे लोअर कर देते हैं, एंड देन ये डी ऑर्बिट कर लेते हैं। डी ऑर्बिटिंग ऑफ कार्टोसैट रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट स्टेप इसरो के लिए इन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोबा 3 मिशन। सो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा जानना आपके लिए। इसरो लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन 2024 में। है क्या, इसमें होगा क्या, इसमें फर्स्ट ये वर्ल्ड का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। इसमें क्या होगा, 2 सैटेलाइट्स फ्लाई करेंगी, विल फ्लाई टुगेदर इन अ फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन, और वो प्रूव करेंगे फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजीज एंड रेंडेवू एक्सपेरिमेंट्स को। मतलब क्या है, ये फॉर्म करेंगे 144 मीटर का लॉन्ग सोलर कोरोनोग्राफ, जिससे कि स्टडी करेंगे सन के फेंट कोरोना क्लोजर को टू द सोलर रिम, ओके। आप समझ सकते हो सोलर कोरोना को थोड़ा इन लोगों को ऑब्जर्व करना है, ओके। और ये मिमिक करेगा एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स को इन स्पेस, प्रोवाइडिंग अ कॉन्टिन्यूस व्यू ऑफ द कोरोना। ये देख सकते हो कैसे फ्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत दिखाया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है इंजेन्युइटी, दैट इज मार्स हेलीकॉप्टर। यहाँ पे क्या है कि नासा का जो इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर है, इसने बीम बैक किया है उसका पहला सिग्नल अर्थ को फ्रॉम मार्स, ओके। देन ये एक फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जिसने कंट्रोल्ड फ्लाइट की थी ऑन प्लैनेट मार्स। इसको ले जाया गया था परसिवरेंस रोवर के साथ, ये सोलर पावर्ड है। मार्स 2020 मिशन में से ले जाया गया था परसिवरेंस रोवर के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉयेजर 1। नासा ने फाउंड किया है क्ल्यू कि क्यों वॉयेजर 1 का जो कम्युनिकेशन था वो ब्रेक डाउन हो गया, जो कि डेटा काफ़ी टाइम से भेज रहा था नासा को, ओके। वॉयेजर 1 ये 1977 में लॉन्च किया गया था टू फ्लाई बाय जुपिटर एंड सैटर्न, एंड इसने इंटरस्टेलर स्पेस जो से 2012 में क्रॉस कर दिया था। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जो हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया था। हीलियोस्फीयर मतलब कि वो रीजन स्पेस का जो एनकम्पास करता है सोलर सिस्टम को, मीन्स वहाँ पे सोलर विंड्स का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है वहाँ तक, ओके। सो वो है हीलियोस्फीयर। इसने एक थिन रिंग अराउंड जुपिटर देखी थी, एंड 2 न्यू जोवियन मून्स मीन जुपिटर लाइक मून्स को देखा था, थीब एंड मेटिस, जुपिटर के मून्स को, ओके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्यूशो मशीन्स, दैट इज IM मिशन। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया उसका प्राइवेट US मून मिशन, 52 साल बाद किया है आफ्टर लास्ट अपोलो लूनर मिशन, ओके। देन यहाँ पे कुछ पेलोड्स वगैरह भी होंगे, नोवा सी है, 6 नासा पेलोड्स हैं, नीड नहीं है सब जानने की। ये अटेम्प्ट करेगा सॉफ्ट लैंड करने को नियर मून साउथ पोल। देन प्रीवियस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट अगर देखें प्राइवेट अटेम्प्ट्स में, तो बेरेसीड इसराइल का 2019 में, हकूतो आर मिशन जापान का 2023 में, और 2024 में पेरेग्रिन लैंडर था। ये मिशन जो था पार्ट था नासा की कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज इनिशिएटिव का, ओके। इसके बारे में इससे ज़्यादा जानने की नीड नहीं है। और मेन यहाँ पे बस इतना है कि US, सोवियत यूनियन, चाइना, इंडिया एंड जापान, सिर्फ ये 5 हैं जो ओनली कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कैरी आउट किया है सक्सेसफुल सॉफ्ट लूनर टचडाउन्स, ओके, सॉफ्ट लूनर टचडाउन्स। देन नेक्स्ट है यहाँ पे अनकवर प्रोग्राम। रिसर्चर्स जो हैं एज पार्ट ऑफ
JWST मीन्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अनकवर प्रोग्राम। ये अनकवर प्रोग्राम जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड है, मस्ट है, पता होना चाहिए। इसने एक क्लू पाया है अबाउट द एंड ऑफ डार्क एजेस इन अर्ली यूनिवर्स। डार्क एजेस किसे बोलते हैं? ये एक पीरियड होता है जब सोर्स ऑफ लाइट जो होती है वो क्लोक्ड हो जाती है, आच्छादित हो जाती है, फिर गायब हो जाती है इन ए डेंस फॉग ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। ये फॉलो किया जाता है बाई एपोक ऑफ रीआयनाइजेशन। मीन्स इसके बाद एपोक ऑफ रीआयनाइजेशन आती है जब फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज देखने को मिलते हैं, अराइवल होता है उनका। अनकवर का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा डीप निर कैम एंड निर स्पेक ऑब्जर्वेशन बिफोर द एपोक ऑफ रीआयनाइजेशन। मतलब आप समझ गए होगे। ओके, मीन्स ये डार्क एजेस के बारे में जानना चाहते हैं। एम्स एट एड्रेसिंग टू कोर JWST साइंस गोल्स, दैट इज फर्स्ट लाइट गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई करना ड्यूरिंग द डार्क एजेस एंड स्टडी करना अल्ट्रा लो ल्यूमिनोसिटी गैलेक्सीज को, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी रीआयनाइजेशन के लिए। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चलते हैं एंड फर्स्ट है यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, दैट इज HAPS। यहाँ पे क्या हुआ है कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी जो है इन बेंगलुरु, उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट। सूडो सैटेलाइट या फिर HAPS जो है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, इसका मतलब सिंपल है कि एक अनमैन्ड एयर व्हीकल है जो कि फ्लाई कर सकता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 18 to 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड होल्ड कर सकता है फिक्स पोजीशंस। ये एयरप्लेन्स, एयरशिप्स एंड बलून्स भी हो सकते हैं। लाइटर देन एयर LTA HAPS भी होता है एंड हैवियर देन एयर HTA HAPS भी हो सकता है। एप्लीकेशन आप समझ सकते हो, सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर रिलीफ, सर्वेलेंस ऑफ बॉर्डर एरियाज एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, दैट इज DAT। DAT एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है, DAT फॉर द फिशरमैन एट सी टू सेंड इमरजेंसी मैसेजेस फ्रॉम फिशिंग बोट्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि ये रिसीव कैसे करते हैं सिग्नल? INMCC पे यहाँ पे रिसीव होते हैं सिग्नल, इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर। ये एक वेब बेस्ड नेटवर्क है, वेब बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम संघमित्रा बोलते हैं। संघमित्रा कहाँ से रिलेटेड है? फिशरमैन बोट्स जो ये लोग सेंड करते हैं सिग्नल वगैरह, वहाँ से रिलेटेड है, मस्ट है, याद रखो। ओके, और DAT और फॉर्म डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कुलशेखरा पत्तनम स्पेस पोर्ट, दैट इज KS। ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो फाउंडेशन स्टोन है कुलशेखरा पत्तनम स्पेस पोर्ट का इन थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु ले डाउन किया गया। ओके, थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मस्ट है, पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस पोर्ट आ गया है। ये कुलशेखरा पट्टनम स्पेस पोर्ट की बात करें तो ये यूज़ किया जाएगा टू लॉन्च SSLVs, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, रॉकेट। ये जो श्री हरिकोटा फैसिलिटी थी पहले वाली, यहाँ पे पहले जो रॉकेट होते थे जब ऊपर जाते थे पहले ईस्ट में जाते थे, ओके, देन साउथ की ओर टर्न करते थे जिससे कि वो श्रीलंकन एयर स्पेस को अवॉइड कर सकें। बट यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेट टू द सदर्न डायरेक्शन जा सकते हैं। ओके, ये नियर है टू इसरोज प्रोपल्सन रिसर्च कॉम्प्लेक्स लोकेशन, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ईजी हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेशियो शिव शक्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है AIAU, इसने अप्रूव किया है स्टेशियो शिव शक्ति नेम फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर, जहाँ पे वो लैंड हुआ था। ओके, देन प्लानिटरी नोमेनक्लेचर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक फीचर को ऑन सरफेस ऑफ अ प्लैनेट और सैटेलाइट। ओके, देन IAU फाउंड हुआ था 1919 में, सेक्रेटेरिएट इसका पेरिस फ्रांस में है। ये एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है फॉर असाइनिंग डेजिग्नेशंस टू सेलेस्टियल बॉडीज एंड सरफेस फीचर्स ऑन देम। मेंबर्स इसके 92 हैं, नीड नहीं जानने की। नेक्स्ट, शिवा एंड शक्ति बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने शिवा शक्ति नेम दिए हैं, मस्ट है, याद रखो। ओके, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो एस्ट्रोमेट्री सेटेलाइट थी गाया, उसने डिस्कवर किया है अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे एंड उन्हें नेम दिया है शिवा एंड शक्ति। ओके, शिवा एंड शक्ति अपीयर होते हैं एज रेमनेंट्स ऑफ 2 गैलेक्सीज जो कि मर्ज हुए थे आज से 12 से 13 बिलियन ईयर्स पहले, और उन्होंने फॉर्म किया था मिल्की वे। आप जानते हो 13.7 या 13.8 जो भी बोलते हो आप, उतने बिलियन ईयर्स पहले बनी थी मिल्की वे। ओके, शक्ति स्टार ऑर्बिट करते हैं लिटिल फार्दर फ्रॉम मिल्की वे सेंटर एंड ये ज़्यादा सर्कुलर ऑर्बिट में है देन शिवा स्टार्स। देन नेक्स्ट हम हेल्थ के बारे में जानेंगे, बट ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जितना कुछ भी बचा हुआ है साइंस एंड टेक का कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे सीधा अपने नेक्स्ट अपडेटेड मटेरियल पे। अगर आपको चाहिए कि मैं कंप्लीट कर दूं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वगैरह तो आप बता सकते हो, अदरवाइज मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, बट पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपडेटेड मॉड्यूल के जो 5 मेन टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, गवर्नेंस है और
बाकी जो है यहाँ पे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्स सब कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद लास्ट में ले लूँगा वो सारे। सो आप बता सकते हो अगर आपको पहले ही चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। थैंक यू।